नमस्कार साथियों, संस्कार अकादमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन बात कर रहे थे दूसरी संधि के दूसरे भेद। मैंने संधि के 5 भेद बताए थे। सबसे पहला था अच या स्वर संधि, उसके 7 भेदों की अपन बात कर चुके थे। फिर उसके बाद में मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको दूसरे भेद के बारे में, और दूसरे भेद का नाम है प्रकृति भाव संधि। और इस प्रकृति भाव संधि के मैंने 3 भेद बताए आप लोगों को। एक का नाम रखा था प्लुत प्रकृति भाव संधि, दूसरे का नाम रखा था प्रग्रहीय प्रकृति भाव संधि, और तीसरे का नाम है सामान्य प्रकृति भाव संधि। यहाँ पर बात करें थे प्लुत प्रकृति भाव की। तो प्लुत प्रकृति भाव के लिए मैंने कहा था आप लोगों से कि जब भी किसी को दूर से बुलाना हो, या फिर जो स्वर की कैटेगरी होती है ऋस्व दीर्घ और प्लुत, तो प्लुत स्वर जहां हो, 2 स्वरों के बीच में प्लुत का अगर चिन्ह हो तो वहां संधि नहीं होती है। मतलब किसी प्रकार का वर्ण विकार लोप आगम आदेश नहीं होता है, संधि तो मान ली जाती है। ये वाली बात कर रहे थे अपन प्लुत प्रकृति भाव में। आज बात करते हैं प्रग्रह्य प्रकृति भाव की। ये संज्ञा होती है, प्रग्रह्य भी एक तरह से। प्रकृति भाव का दूसरा जो रूप है उसका नाम है प्रग्रह्य प्रकृति भाव संधि। अब यहां नाम से ये दिख रहा है कि प्रग्रह्य क्या होता है। प्रकृति भाव तो समझ गए अपन कि प्रकृति भाव तो वही है, जैसे है वैसे की वैसी स्थिति रहेगी। ये प्रग्रह्य क्या है, तो इसके लिए सुनो, प्रग्रह्य एक प्रकार की संज्ञा होती है। मतलब एक निश्चित बाउंडेशन हो जाती है कि जिसकी प्रग्रह्य संज्ञा हो गई, मतलब जिसके शुगर हो गया वो समझो कि चीनी से उसको परहेज रखना है। तो यहाँ जिसकी प्रग्रह्य संज्ञा हो गई, ऐसे शब्द जिसकी प्रग्रह्य संज्ञा हो गई उसकी कभी भी संधि उसमें नहीं करनी है। ये एक बाउंडेशन होती है। अब ये कैसे पता चले कि साहब हमें क्या पता है कि प्रग्रह्य संज्ञा किस किस की होती है, क्या क्या होती है, हमें क्या पता। उसके लिए भी तो यही बात तो बताने के लिए हूं मैं यहाँ कि प्रग्रह्य कहते किसे हैं। पहले छोटी सी बात देख लेते हैं। प्रग्रह्य एक प्रकार की संज्ञा होती है। संज्ञा होती है, क्या होती है? संज्ञा। अब संज्ञा तो सब जानते हो, मतलब कोई नामकरण हो जाता है प्रग्रह्य। अब वो नामकरण किस किस का होता है उसके लिए प्रकट सूत्र है अपने पास। वो सूत्र है ई दू दे द द्विवचनम, एदुदे द्विवचनम प्रग्रह्यम प्रग्रह्यम, एदुदे द्विवचनम प्रग्रह्यम। अब सुनना यहाँ क्या है? ईदुदे द्विवचनम प्रग्रह्यम। इसमें आ गया कि किस किस की प्रग्रह्य संज्ञा होती है, मतलब किस किस को रखना है प्रग्रह्य संज्ञा में। तो यहां कह रहा है ये क्या, ये सारे दीर्घ है जो भी लिखूं, ईकारांत यहां लिख ही देता हूं, कंफ्यूज नहीं हो। दीर्घ ईकारांत, फिर है दीर्घ उकारांत तथा एकारांत। ध्यान रखना है, मतलब ऐसे कोई शब्द जिनके अंत में किसकी मात्रा हो, दीर्घ ई की मात्रा हो, दीर्घ उ की मात्रा हो और ए की मात्रा हो। अब दूसरी शर्त और है, क्या कह रहा है? द्विवचनम। तो ठीक है, इसकी परिभाषा में सीधा सीधा लिखते हैं, दीर्घ ईकारांत, दीर्घ उकारांत तथा एकारांत द्विवचनांत शब्द। द्विवचनांत, द्विवचनांत का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे राम है रामऊ, राम है रामहु रामः, तो द्विवचनांत का मतलब प्रथमा विभक्ति का द्विवचन का रूप हो गया ना रामहु, ऐसे वाले। तो ये सारे जो भी हैं अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को, द्विवचनांत शब्दों की प्रग्रह्य संज्ञा होती है। ध्यान रखना है,
द्विवचनांत होने चाहिए, लेकिन कैसे? ईकारांत वाला होना चाहिए, उकारांत वाला होना चाहिए, एकारांत वाला होना चाहिए। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आपको। जैसे अपने पास कोई शब्द है हरि और ये एतव, संधि ही कर दी मैंने, हरि और एतव। ये अच्छ संधि है, ध्यान रखना। प्लस के बाद में कोई भी अच्छे ही मिलेगा आपको, उसको नहीं देखना, केवल स्वर देखना है। प्लस के बाद में तो होगा क्या है वो बात की बात। यहां हरि शब्द है और मैंने क्या कहा था? ईकारांत होना चाहिए। अब तो ये हरि शब्द क्या है? ईकारांत है। अब दूसरी शब्द क्या है? द्विवचनांत है। तो बोलो हरि शब्द, हरि हरि हरयाः, हरि हरि हरयाः। बोलो द्विवचनांत है कि नहीं? प्रथमा विभक्ति का द्विवचन का रूप हरि, तो इसीलिए तो कहा कि द्विवचनांत भी हो। हरि शब्द है, यहाँ एक तो पर में तो स्वर होना ही होना है, कि इसीलिए तो स्वर संधि में मिलाया था इसको। अगर ऐसे वाली कंडीशन हो तो अपने को किसी प्रकार की संधि नहीं करनी है, जैसा है वैसा का वैसा प्लस का चिन्ह हटाओ और वैसे की वैसे रख लो। अब वो कहे कि इसका संधि रूप क्या होगा, तो हरि एतव ही बनेगा, कुछ नहीं बदलेगा, हरि एतव ही बनेगा। ध्यान रखना इस बात का, शब्द कैसा होना चाहिए? जो जिसमें ई उ ए देखे वो कैसा? द्विवचनांत वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? द्विवचनांत वाला, तब ही जाकर के कह सकते हैं अपन। जैसे मान लो विष्णु, विष्णु इमौ, विष्णु प्लस इमौ। अब यहां खुद ही देखो, इसने कहा था दीर्घ उकारांत, ये रहा दीर्घ उकारांत। अब द्विवचनांत मतलब विष्णु, विष्णु द्विवचन का ही रूप है और उससे पर में है इमौ। तो पर में तो स्वर है, कोई बात नहीं, और इससे पहले क्या है? दीर्घ उ है, तो यहां भी संधि नहीं होगी, जैसा है वैसे की वैसे ही रहेगा, विष्णु इमौ। बस यही चीज ध्यान रखना। इन शब्दों को समझने के लिए जो अपने शब्द रूप हैं उनको एक दो बार देख लेना कि रूप कैसा बनता है। जैसे राम शब्द, हरि शब्द, विष्णु शब्द, भानु शब्द, ये वाले धेनु शब्द, ये वाले आपको एक दो बार देखने हैं बस, और बाकी कोई समस्या है नहीं। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। जैसे मान लो इसने कहा कि द्विवचनांत हो तो हम द्विवचनांत रख लेते हैं, फिर कह रहा पर में कोई स्वर होना चाहिए, तो वो भी अपनी बात क्लियर है। जैसे कह रहा है गंगे, गंगे प्लस अमु, गंगे प्लस अमु, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का ही रूप है गंगे। अरे गंगे द्विवचन का रूप है तो क्या करना है? जब वो संधि के लिए कहे तो क्या करना है? गंगे अमु, जो बीच में प्लस का चिन्ह है उसको हटा दो, बस अपने आप काम हो जाएगा अपना। जैसे पचेते, आत्मनेपदी का पचेते इमौ, पचेते इमौ। अब यहां प्लस का चिन्ह आएगा, फिर कहेगा संधि करिए। अब संधि करिए तो सीधा सीधा है कि प्लस का चिन्ह हटाना है, लेकिन ये शब्द कैसा होना चाहिए? द्विवचनांत होना चाहिए। कैसा हो? द्विवचनांत होना चाहिए। इसके अभ्यास के लिए एक दो बार आप शब्दों को देख लीजिए। क्या कह रहा है? दूसरी संधि का नाम है प्रग्रह्य प्रकृति भाव संधि। क्या है? प्रग्रह्य प्रकृति भाव संधि। अब यहां पर प्रग्रह्य तो एक प्रकार की संज्ञा होती है। अब वो संज्ञा होती किस किस की है? प्रग्रह्य संज्ञा होती किस किस की है? तो वो देखिए, ईदुदे द्विवचनम प्रग्रह्यम, दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत, ऐसे शब्द जो द्विवचनांत हो, ऐसे शब्द जो द्विवचनांत हो, उन सब की क्या होती है? प्रग्रह्य संज्ञा होती है। और जहां प्रग्रह्य संज्ञा होती है वहां कौन सी संधि होगी? प्रकृति भाव संधि हो जाएगी। और जहां प्रकृति भाव संधि होती है वहां किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही तो चीज अपने को समझनी है, और आगे क्या करना है? बस इसमें एक सीधा सीधा तो सूत्र यही है। एक दो जगह और है थोड़ा सा का अपवाह स्वरूप, तो वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूं। जैसे इसके लिए दूसरे में कहा है अदशोमात, सूत्र नंबर 2 कह रहा है अदशोमात। अदशोमात कह रहा है कि मान लो अगर कोई अदश शब्द हो, जो अदश शब्द होता है उस अदश शब्द का दीर्घ ई और दीर्घ उ वाला हो, दीर्घ ई और दीर्घ उ वाला हो, अदश शब्द का हो, दीर्घ ई और दीर्घ उ वाला हो, अदश शब्द का हो, वहां भी प्रकृति भाव होगी। दीर्घ ई लिख ही देता हूं। अदश शब्द में, अदश शब्द में दीर्घ ई
तथा दीर्घ उ की भी प्रग्रहीय संज्ञा होती है, संज्ञा होती है। किंतु यहां, अब सुनो, किंतु यहां शब्द द्विवचनांत हो यह आवश्यक नहीं है। पहले मैंने कहा था कि द्विवचनांत शब्द होना चाहिए। अब यहाँ कह रहा है कि अदर शब्द में तो 2-3 जगह ही आते हैं दीर्घ और दीर्घ हो, इसलिए उसने कह दिया कि ये जरूरी नहीं है कि ये द्विवचन का ही हो, बहुवचन में भी अगर होगा तो वो वाला रूप भी यहाँ चल जाएगा। लेकिन किसका होना चाहिए? अदर शब्द का होना चाहिए। बस यही तो है, यही तो है अपने काम की बात। अदर शब्द का हो लेकिन द्विवचनांत नहीं हो तो चलेगा, और वहां ही द्विवचन में क्या कहा है? द्विवचनांत होगा तो ही चलेगा। यहां द्विवचनांत नहीं है तो भी काम चलेगा। जैसे मान लो ऐसे करते हैं अपन, अमु प्लस आसाते, अमु प्लस आसाते, बस यही करना है कि वो कहे संधि कीजिए, आपको कुछ नहीं करना। ये लो साहब, अमु आसाते संधि हो गई। जैसे मान लो अमीषा, अमीषा ये वाला है, अमीषा ये वाला है। अब वो कह रहा है ये अदर शब्द का ही तो है, अमू अमी ये अदर शब्द के ही रूप है, तो यहाँ दीर्घ ई है, यहाँ दीर्घ ऊ है, बस यही तो कहा है। अब ये द्विवचन वाला नहीं है, ये भी द्विवचन वाला नहीं है, क्योंकि उसने कह दिया कि द्विवचनांत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अदर शब्द में 1-2 जगह आते हैं, वो द्विवचनांत वाले में नहीं आते हैं, वो तो अलग ही आते हैं, बहुवचनकार ये वाला रूप ही आता है। बस यही चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन कह रहा है? आदर्शोमात। कौन कह रहा है? आदर्शोमात ये वाली बातें कह रहा है। बस इतना सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। यहां से तो प्रश्न नहीं बनता है, मूल में तो फिर भी बनने के चांस है। एक और है इसका सूत्र नंबर 3 का, यहां पर है अपने निपात एक जनांग, निपात एक जनांग। अब यहां ध्यान रखना है आपको, निपात एक जनांग, निपात एक जनांग ये कह रहा है कि आंग को छोड़कर, मतलब आंग को छोड़कर, आंग को छोड़कर एक अचवाले, एक अचवाले का मतलब समान होता है, सिंगल अच, एक स्वर वाला जो समान होता है, एक अचवाले निपात की, निपात जानते हो? एक अचवाले निपात का मतलब अवयव होता है। निपात का मतलब क्या होता है? अवयव। तो यहां निपात लिख दो चाहे इसे अवयव। एक अचवाले निपात की प्रग्रहीय संज्ञा होती है। अब बस यही ध्यान रखना है कि मैंने यहां कहा कि एक निपात वाले अच की भी प्रग्रहीय संज्ञा, जिसकी प्रग्रहीय संज्ञा हो जाए आपको क्या करना है? डेफिनेट वो प्रकृति भाव में ही रहेगा। जिसकी ये प्रग्रहीय संज्ञा हो जाए वो अपने मूल स्वरूप में ही रहेगा। अब किसी के साथ भी अगर मैं प्रग्रहीय संज्ञा करता हूं वो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। ये ध्यान रखना। यहां कह रहा आंग को तो छोड़ दो, किसको छोड़ना है? आंग को तो। और एक अचवाला निपात जैसे कह रहा है ई इंद्राह, ई इंद्राह। अब आप खुद ही देख लीजिए, एक अचवाला निपात है, दोनों समान है, अरे एक ही अचवाला है, अरे ये अव्यव ही है, क्या है? निपात ही है, तो इसकी प्रग्रहीय संज्ञा होगी, और प्रग्रहीय संज्ञा होगी तो ये मूल भाव में ही रहेगा। किसमें रहेगा? मूल भाव में। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है कि ये अपने मूल भाव में ही रहेगा। अब यहां कहे कि इसकी संधि क्या होगी? आप इसको श्रवण दीर्घ मत कर देना, विशेष ध्यान रखना, इसका पूछा हुआ प्रश्न है, बार बार रिपीट होता है। श्रवण दीर्घ नहीं होगी, एक अचवाला है इसलिए श्रवण दीर्घ नहीं होगी। अब श्रवण दीर्घ नहीं होगी तो प्रकृति भाव में रहेगी, और प्रकृति भाव में ई इंद्र ही रूप बनेगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लो यहां लगा भी दिया मैंने स्टार भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ई इंद्र का ई इंद्र ही रखेगा। यहां पर एक प्रश्न और पूछता है घुमा करके, ई इंद्र में ई से तात्पर्य क्या है? ई से तात्पर्य क्या है? उसका आंसर होगा आपका विस्मय। क्या होगा? विस्मय। उसका
आंसर होगा विस्मय। पूछा हुआ प्रश्न है, इसीलिए कह रहा हूं ग्रेड सेकंड का प्रश्न है कि ई इंद्र है में ई से तात्पर्य क्या है? विस्मय। क्या है? विस्मय। अब दूसरे वाला उदाहरण लेते उमेश। ई इंद्र के बाद में लेते हैं उमेश। मैंने कहा एक अच वाला, ये रहा एक ही है, तो है ही नहीं अच, यहां एक ही है। अब एक ही है तो यहां संधि का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस ये चिन्ह हटाओ तो ये हो गई संधि। अब इसमें भी वही बात है कि उ से तात्पर्य क्या है? उ से तात्पर्य, अब उ से तात्पर्य होता है यहां वितर्क। क्या होता है? वितर्क। ये दोनों चीजें ध्यान रखना है, पूछा हुआ प्रश्न है, चांसेस बनते हैं यहां से। यहां ई इंद्र से तात्पर्य ई से विस्मय होता है और उ से तात्पर्य वितर्क होता है। याद रखना इनको, विस्मय और वितर्क। ये ध्यान रखने वाली बात है। क्या कह रहा? निपात एक जनांग, ये कह रहा है कि आंग को छोड़ करके एक अच वाला जो भी निपात होगा उसकी भी प्रग्रह्य संज्ञा होती है, और जिसकी प्रग्रह्य संज्ञा होती है उसको प्रकृति भाव में रखना। जैसे मान लो इत संज्ञा जिसकी होती है वो अदृश्य हो जाता है, जिस जिसकी इत संज्ञा करेंगे वो अदृश्य हो जाता है, वैसे ही जिस जिसकी प्रग्रह्य संज्ञा करेंगे वो अपने मूल प्रकृति भाव में ही रहेगा। ठीक है, आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।